दोस्तों नमस्कार। मैं प्रभु अग्रवाल आपसे आज फिर मुखातिब हूँ। आज एक ज्वलंत विषय के ऊपर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आप लोगों ने समाचार माध्यमों से और सभी टीवी और अखबार माध्यम से सुना होगा कि अभी भारत सरकार ने घोषणा की है, हमारे गृह मंत्रालय ने, कि देश से नक्सलवाद समाप्त हो गया। हालांकि ये समस्या काफ़ी दिनों से पूरे देश के लिए सरदर्द बनी हुई थी, और जैसा कि अभी सरकार ने दावा किया है कि नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। दोस्तों ये विषय तो काफ़ी लंबा है, क्योंकि ये कहानी 1967 से शुरू होती है और अभी जाके लगभग 60 साल होने को है। तो अब ये अगर समाप्त हो गया तो खैर बहुत अच्छी बात है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है। और ये मैं मानता हूँ कि ये जो एनडीए सरकार है, जो धारा 370 कश्मीर से इन्होंने हटाया, उसके बाद अगर नक्सलवाद का पूरी तरह से समाप्ति हो जाता है तो ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी मेरे नज़र में माना जाएगा। देश का एक बहुत ही बड़ा समस्या था, जो कि देश को अंदर से अंदर ही खोखला किया जा रहा था। बाहर पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन है, वो तो सब लोग देखता है, सबसे को दिखाई पड़ता है। लेकिन ये देश के अंदर जो दुश्मन थे, ये जालिम लोग थे, जिन्होंने न जाने छत्तीसगढ़ में और कहाँ कहाँ कितनी हत्याएं की हैं। सुकमा में अभी 2013 में एक विस्फोट में इन्होंने 76 पुलिस जवानों को मार दिया था, और इस तरह की इनकी कहानी है। दोस्तों मैं नक्सलवाद के बारे में थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ। जो लोगों का अभी जो यंग हैं, जो 80 और 75-80 के बाद से जिनकी पैदाइश है, उन लोग शायद कहानी नहीं जानते होंगे। नक्सलवाद दोस्तों ये 1967 में दार्जिलिंग के एक छोटे से गांव में, जहां नक्सलवाड़ी कहा जाता था, उस गांव में शुरू हुआ था। बंगाल के 3 नेता थे, कानू सान्याल, चारू मजूमदार और जंगल संथाल। इन लोगों ने वहाँ के किसानों में जो वो असंतोष भड़क रहा था, वहाँ के लैंडलॉर्ड के खिलाफ, जो और कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिसको कि किसानों को जोतने से रोका गया वहाँ पे 1967 में, और उसके विरोध में वहाँ किसानों का आंदोलन उग्र हुआ और उन लोगों ने एक पुलिस का कांस्टेबल की हत्या कर दी या किसी की हत्या कर दी। उसके बाद ये आंदोलन दोस्तों वहाँ से भड़कना शुरू हो गया। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से ही ये आंदोलन शुरू हुआ। और ये देखते 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 इसकी आग पूरे देश में फैल गई। और ज़्यादातर ये आंदोलन जो है वो किसानों के खिलाफ ही था, जो कि बड़े बड़े ज़मींदार थे, बड़े जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थी और लैंडलॉर्ड कहलाते थे। और आज़ादी के बाद भी इनकी मानसिकता जो थी वो ज़मींदारी वाली थी। वो खेतिहर मजदूर जो थे, उनको खेत में काम कराने के लिए ये लोग काफ़ी उससे परिश्रम भी करवाते थे, उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती थी, उनके पास अपना ज़मीन होता नहीं था। हालांकि भूदान आंदोलन के बाद काफ़ी कुछ उसमें स्थिति में सुधार आई थी बिहार वगैरह में और काफ़ी जगह, लेकिन फिर भी ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप पकड़ता चला गया। और बाद में इसको CPI-ML ने इसको टेकअप कर लिया केस को, और इन्होंने एक कम्युनिस्ट लोगों ने ये सारे देश में इसको फैला दिया। और इसका हर राज्य में अलग अलग प्रभाव पड़ा। जैसे हमारे बिहार में भी ये आंदोलन काफ़ी उग्र हुआ 1970 के लगभग में। बिहार में ज़मींदारी प्रथा जो भी थी, उसके जो भी बड़े बड़े ज़मींदार थे, महंत थे, हमारे बोधगया में काफ़ी बड़े महंत थे, एक जिनका कि करीब हज़ारों हज़ार एकड़ ज़मीन था, उनके खिलाफ ये आंदोलन चला। हसुआ वाली और औरत मर्द सब बड़े बड़े झुंड में नारा लगाते हुए सब खेतों में घुस जाते थे, लाल झंडा लगा देते थे। और यह आंदोलन इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि पूरे देश में ये फैल गया। और ज़्यादातर ये जो छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र के जो गढ़चिरौली और जो मध्य प्रदेश के जो अभी पहले अब मध्य प्रदेश था, अब तो छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उड़ीसा, ये सब के क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्रों में इन लोगों के लिए एक डेन हो गया, इन लोगों को छिपने का जगह हो गया। और ये लोग तो अत्याचार तो पूरे देश में कर रहे थे नक्सली, लेकिन इनका छुपने का वो जगह हो गया। मगध क्षेत्र में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े घटनाएं हुई, और वहाँ हमारे बिहार में तो ये जातीय रूप ले लिया। ये मतलब किसानों का आंदोलन न हो के एक वर्ग विशेष, एक विशेष उच्च जाति के वर्ग के विशेष के खिलाफ ये आंदोलन होने लगा। देखते देखते ये वहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। बेलछी हत्याकांड हुआ, जिसके वजह से इंदिरा गांधी वहाँ आई थी पवनार में, और फिर बाद में उनका 80 में सरकार बना, वहाँ 8 दलितों की हत्या हो गई थी। उसके फिर विरोध में
मतलब एक हत्या होती थी इधर गांव में, लोग किसानों को हरिजनों के या किसी के बस्ती में आग लगाते थे, उसके जवाब में फिर कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती थी। इस तरह से दोस्तों ये आंदोलन काफ़ी उग्र रूप लेता चला गया, और सरकार की कुछ ढिलाई थी या क्या थी कि जिसके वजह से ये इस पर अंकुश लगाना दिनों दिन मुश्किल होता चला गया। बिहार में इसके विरोध में फिर जो सवर्णों ने भी एक सेना बना ली। पहले तो क्या नक्सलाइट सेना बनाए, ये रेड ये बनाए थे इन लोगों ने, रणवीर सेना बनाया था। और फिर रणवीर सेना में एक ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, वो उसके प्रमुख थे। उन्होंने भी फिर इसके जवाब में कि बंदूक का जवाब बंदूक से ही देना होगा, वो कहते थे कि खेतों में अब बंदूकें बोनी होगी, क्योंकि जब इतनी हत्याएं हो रही है उनके तरफ से तो हमको भी अपने आत्मरक्षा के लिए बंदूक उठाना ही पड़ेगा। हाँ, एक सनलाइट सेना बना था। सनलाइट सेना में उच्च वर्ग के लोग थे, उसमें कुछ उच्च बड़े बड़े जमींदार मुस्लिम परिवार के लोग भी शामिल हुए थे, क्योंकि वो भी इसके शिकार थे, इन अत्याचारों के शिकार थे। अब देखिए दोस्तों, कहने की बात है कि नक्सलाइट लोगों ने तो एक मकसद से उठाया था कि भाई हम इतने दिनों से दबे कुचले हैं, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हम उसके लिए है। ये लोग खेतों में झंडा गाड़ देते थे, लाल झंडा गाड़ देते थे, किसी को फसल नहीं लगाने देते थे। बाकी जगह की बात तो नहीं, लेकिन बिहार में तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा नहीं। अगर आप खेतों में उपज ही नहीं लगाने दोगे, तुम्हारे पास उतनी पूंजी भी नहीं है, साधन भी नहीं है, और तुम सरकार के डर से छिपते भी फिर रहे हो। तुम्हारे यहाँ के मर्द लोग तो दिन में गायब रहते हैं, छिप जाते हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के डर से। तो क्या हुआ कि वहाँ के सब पलायन करने लगे, सब लोग खेती बाड़ी बेचना, हालांकि बेचना भी काफ़ी इन लोगों ने मुश्किल कर दिया था। तो किसी तरह से लोग अपना जान बचाने के लिए सुरक्षा में इधर से उधर भागने लगे। इन्होंने कई बड़े बड़े कांड किए। 1992 में ये जो सीताराम केसरी थे, कांग्रेस के उस समय कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष बने थे, ये इन्होंने एक स्थानीय विधायक के साथ वहाँ जाके, एक बारा गांव है उसके पास, इन्होंने एक भाषण दिया, और दूसरे दिन वहाँ सवर्णों के 42 मर्दों को एक लाइन में खड़ा करके रात में उन लोगों ने गोलियों से भून दिया। वहाँ कोई भी मर्द नहीं बचा, सिर्फ एक आदमी बचे थे जो अपने आप को बोले मैं दूसरे गांव का हूँ, यहाँ पूजा कराने आया था, उनकी जान बख्शी। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी इन लोगों का जो आतंक था वो पूरे, कभी कभी तो ये लोग शहरों में भी आ जाते थे। कई शहरों में, मोतिहारी में हुआ था उस समय, पुराना अगर इतिहास देखा जाए, कहीं कहीं बड़े शहरों में लोग 1000-2000 की संख्या में आ जाते थे और तांडव शुरू कर देते थे। सरकार सोचते रह जाती थी कि अरे तो इधर उधर छिपते फिरते हैं, कभी कभी शहरों में भी आ जाते हैं। तो इस पर अंकुश लगाना मुश्किल था, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी थी या जो कहिए। हालांकि कांग्रेस की सरकार में जब 26/11 घटना के बाद पाटिल को हटा दिया गया गृह मंत्री से, चिदम्बरम को बनाया गया। चिदम्बरम जी ने भी ये कसम खाई थी कि मैं नक्सलवाद को हटा दूंगा। कांग्रेस नीतियां तो बनाती थी लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाती थी, चाहे उस समय की मनमोहन सरकार हो या जो भी हो, उनका सहयोग इनको मिला नहीं और ये कुछ कर नहीं पाए। और इसी तरह से या चिदम्बरम जी फिर डर भी गए होंगे कि शायद हो सकता है नक्सली इन्हीं का ना खात्मा कर दें, तो ये तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन फिर एक बार साधुवाद देना पड़ेगा हमारे जो भी गृह मंत्री हैं, कि जिन्होंने एक बहुत ही साहसिकपूर्ण कार्य किया और यहाँ से पूरे देश से जड़ से नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाई और बहुत हद तक इस पर अंकुश लगा लिया। इन लोगों का दोस्तों बहुत बड़ा प्लानिंग था। अब जैसे देखिए, ये एक भारत का नक्शा है, ये लोग एक रेड कॉर्नर बनाना चाहते थे। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए, बंगाल होते हुए नेपाल तक ये रेड कॉर्नर बना। इनका आंदोलन हमारे यहाँ बिहार में तो सिर्फ किसानों के खिलाफ था, लेकिन ये जो बाकी पूरे देश में जो है, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये लोग देश को एक क्या रेड कॉर्नर बना के देश में एक भयानक ये उपद्रव मचाना चाहते थे, और चाहते थे कि ये भारत सरकार को हम पलट देंगे, एक रेड कॉर्नर बना लेंगे, इसमें आतंक का साया रहेगा। और जैसे आंध्र प्रदेश में हमारे यहाँ हमारे एक बहुत जाने माने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, आंध्र प्रदेश से नक्सलाइट्स आके उनकी हत्या कर दिया था। उनका नाम ईश्वर चौधरी नाम था उनका। राजीव गांधी की हत्या के ठीक 5 दिन पहले उनकी हत्या हुई थी गया में। तो इस तरह का इनका जो बहुत ही भयानक षड्यंत्र था छत्तीसगढ़ में, और बाकी बिहारों में तो ये जाति में संकुचित रह गए, और वहाँ उतना प्रॉपर्टी भी नहीं था, संपत्ति भी नहीं था, ना वहाँ उतना संसाधन था। ये लोग छोटे मोटे कांड करते थे, ये जाति का वो उस जाति से लड़ाई, उस जाति का उस जाति से लड़ाई, और उसका बदला लोग समझते थे कि नक्सलाइट मूवमेंट है। खैर जो भी हो, लेकिन ये
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो आतंकवादी थे, ये नक्सलाइट थे, इन लोगों का बाहर से फंडिंग होता था, विदेशों से इनके पास हथियार आते थे। एक बार पुरुलिया में हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से हथियार गिराया गया इन लोगों के लिए, और उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसको रफा दफा कर दिया और उसको यहाँ से भागने में भी उन लोगों ने मदद किया। किम डेवी नाम था उसका, जिसने हेलीकॉप्टर से पुरुलिया में हथियार गिराए थे। तो ये षड्यंत्र पूरे देश को कमज़ोर खोखला करना चाह रहा था। अगर ये इसका धीरे धीरे अगर सफाया नहीं होता तो ये लोग देश के लिए खतरा हो जाते, एकता और अखंडता के लिए भी खतरा हो जाते। तो इसीलिए इनका पता नहीं, कांग्रेस के जैसे एक 2013 में इतनी भयानक कांड हुई। कांग्रेस का एक इन्वॉय था, जीप से ये लोग गए थे वहाँ सुकमा में ही किसी गांव में, दंतेवाड़ा के पास गए थे ये लोग। हाँ, इन्होंने माओइस्ट लोगों ने पहले से बम बिछा के रखा था। कांग्रेस के उसमें 25 बड़े बड़े मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नेता मारे गए। विद्याचरण शुक्ल जो एक समय राजीव गांधी और राहुल गांधी से बहुत ही ज़्यादा, ये संजय गांधी से बहुत ही दोस्ती थी। संजय गांधी के जो 5 सबसे करीबी मित्र में विद्याचरण शुक्ल माने जाते थे। उस समय उनकी उम्र 75-80 के लगभग थी। और माओवादियों ने गोली से सारे लोगों को भून दिया। जब देखा कि ये जिंदा बचने की कोशिश में ये जीप के नीचे घुस गए थे बेचारे 75-80 साल के, इनको पैरों से पकड़ के घसीटा उन लोगों ने, गोलियों से छलनी कर दिया। बाद में विद्याचरण शुक्ल की हॉस्पिटल में जाके मौत हो गई। तो कांग्रेसियों को इसके बाद भी आंख नहीं खुला और आज भी ये लोग मातम मना रहे हैं और जेएनयू में उसके लिए वो क्या अर्थी जुलूस निकाल रहे हैं, अर्थी निकाल रहे हैं। उसका समझ में नहीं आता क्या मानसिकता है और कैसे ये जो अभी जो ये छद्म धर्म निरपेक्षवादी लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी वाले हैं, उसका समर्थन। इतना बड़ा देश से कोड़ खत्म हुआ जैसे धारा 370 खत्म हुआ, इसके लिए तुम्हें खुशी और जश्न मनानी चाहिए। तो और क्योंकि तुम्हारे ही लोगों का बदला आज सरकार ने लिया, तुम तो कुछ कर नहीं सके, तुम तो किम डेवी को भगा दिए और आज भी जाके वहाँ टुकड़े टुकड़े भारत होंगे उसके नारा के साथ तुम उसके साथ हो जाते हो। नक्सली मूवमेंट को ख़त्म करना दोस्तों देश के लिए बहुत ही ज़रूरी था। भारत और चीन और पाकिस्तान से तो आप कभी भी लड़ लोगे, वो ज़िंदगी भर लड़ोगे, लेकिन ये जो अंदर अंदर जो कैंसर और जो भी कहिए, जो देश के पूरे रगों में जो देश का जो खून है, उसमें ये नक्सलवाद इतना गहराई से बैठता जा रहा था, जिसके वजह से देश जो है विभाजन के कगार पर पहुंच जाता अगर इनकी जो पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियां अगर जारी रहती। लेकिन अभी ये महायुद्ध जो चल रहा है खाड़ी में, इसके वजह से इस इतने बड़े उपलब्धि को भी न संचार माध्यमों ने ज़्यादा महत्व दिया और न टीवी और इसके न्यूज़ वालों ने इसका महत्व दिया, न बड़े नेताओं ने भी इसका वो दिया। क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष तो मौके के तलाश में रहती है। वो तो एक बार सुनने में आया था कि वो ये अर्बन नक्सल के नाम पर जब नक्सलाइटों की हत्या हो रही थी या उनको धीरे धीरे उनका आत्मसमर्पण कराया जा रहा था, तो उसके लिए भी विपक्ष के जो नेता थे उनको काफ़ी तकलीफ हो रही थी। जाके वहाँ भी कुछ कुछ बोल रहे थे कि उसका क्या हिडिम्बा का क्यों हत्या किया गया, वो ऐसा जो 10-20-50 लाख का इनामी था। तो समझ में नहीं आता। लेकिन खैर, अगर ये सच्ची घटना है और सही बात है, सचमुच में देश से अगर नक्सलवाद ख़त्म हो गया है, तो दोस्तों ये बहुत, और जो लोगों ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जो नक्सलवाद से बुरी तरह पीड़ित था। एक समय हमारा जो जहानाबाद गया, अरवल, मखदूमपुर, ये सब हेडक्वार्टर कहा जाता था उस क्षेत्र का नक्सलाइट का। तो हम लोगों ने आए दिन देखा है कि स्टेशन पर कहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर लाशों के अंबार लगे रहते थे कि आज रात में यहाँ उस गांव में नरसंहार हुआ, आज रात में उस गांव में नरसंहार हुआ। बहुत सी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, आंख से प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। इसके लिए हम लोगों को लगता है कि अगर सचमुच में ये हो गई हो। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया जो कि रणवीर सेना के संचालक थे, इनकी 2012 में हत्या हो गई। ये भी विभिन्न जेलों में रहे, इनको छुड़ाने के लिए 1-2 बार जेल भी तोड़ा गया था और इनकी हत्या उस दिन 6-7 शूटरों ने इनकी गोली लगा। हालांकि उसकी हत्या के 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसने मारा, क्या हुआ, पता नहीं चला। और मुझे वो घटना इसीलिए याद है कि उस दिन मेरी पूजनीय स्वर्गीय माता जी का भी निधन हुआ था। मैं अफरा तफरी में बंगाल में उस समय पोस्टेड था, आ रहा था, तो देखा चारों तरफ शहरों में हर तरफ पुलिस प्रशासन, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। खैर, जो भी हो, आतंक का जवाब आतंक से या गोली के जवाब गोली से कोई जवाब नहीं था। और अगर दोनों तरफ से अगर शांति हो जाती है और नक्सलवाद देश में ख़त्म हो जाता है सच में, तो एक बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, किसानों के जो
उचित मांगे हैं, जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए सरकार नित नए नियम बना रही है। और जो पुरानी जो ज़मींदारी व्यवस्था थी और जो जिस तरह से शोषण होता था या अत्याचार होता था, उसके ऊपर भी अब सरकार को नए सिरे से ध्यान देना चाहिए। उस क्षेत्रों में रोज़गार का बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उनके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। और उस क्षेत्र में स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, इस सब का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि ये जो इतनी बुरी जो ये जो आंदोलन थी, जो जिसको इन्होंने चारों मजूमदार ने और कानू सन्याल ने और CPI-ML ने किया था, और ये पूरे देश को ही एक भयानक आग में झोंक रखा था इन्होंने 40-50-60 सालों से, उससे की पुनरावृत्ति न हो और देश इसके लिए तैयार हो कि फिर इस तरह की किसी भी तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। दोस्तों नमस्कार। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसकी क्या है। अगर पसंद आए आपको तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।